तो आज हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ेंगे और चैप्टर 2 में खास ये है कि इसमें कुछ आधारभूत शब्द दिए हुए हैं जिनको जानना काफ़ी ज़रूरी है लेखांकन के लिए और आगे चल करके न्यूमेरिकल वगैरह बनाने के लिए। तो आज हम लोगों का टॉपिक यही है, आधारभूत लेखांकन शब्द, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो सबसे पहले है संपत्तियां या एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, संपत्तियों से आशय उद्यम के आर्थिक स्रोतों से है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, जिनका मूल्य होता है। एक ही बात है, जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है या जिनका मूल्य होता है, और जिनका उपयोग व्यापार के संचालन या आय अर्जन के लिए किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। एसेट्स क्या होता है या संपत्तियां क्या होती हैं? वैसे सभी चीज जिनका स्वामित्व फर्म के पास होता है, उस कंपनी के पास होता है, और जो व्यवसाय के संचालन में मदद करते हैं और आय अर्जन में मदद करते हैं, कमाने में मदद करते हैं, उन्हें संपत्तियां कहा जाता है। संपत्तियां को, इसको देख सकते हो, संपत्तियों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है गैर चालू संपत्तियां या स्थायी संपत्तियां, इन्हें कहते हैं नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स भी इसको कहते हैं हम लोग। और दूसरा है चालू संपत्तियां, करंट एसेट्स। ठीक है, फिर से नॉन करंट एसेट्स को मूर्त संपत्तियां और अमूर्त संपत्तियां, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स में बांटा गया है। और चालू संपत्तियों को आगे चल के तरल संपत्ति, एक अलग से एक टर्म बताया गया है। अब ये क्या होता है? गैर चालू संपत्तियां या स्थायी संपत्तियां या चालू संपत्तियां क्या होता है, ये जानते हैं हम लोग। तो गैर चालू संपत्ति के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, गैर चालू संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में दीर्घ काल तक रखे जाने वाली होती है और जो पुनः विक्रय के लिए नहीं होता। उदाहरण के लिए भूमि, भवन, मशीन, उपस्कर। तो बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी जितना भी है, जैसे तुम्हारे घर में ही है, फ्रिज होगा, फर्नीचर होगा, अलमीरा होगा, मोटर बाइक होगा, ये सारे गैर चालू संपत्तियां होती हैं। एक व्यवसाय के लिए उन संपत्तियों को फिक्स एसेट्स या गैर चालू संपत्तियां कहा जाता है जो व्यवसाय में दीर्घ काल तक बने रहते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं। इनको बेचा नहीं जाता है, इनको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको व्यवसाय चलाने में ये मदद करते हैं हम लोगों को। अगर बिल्डिंग होगा, फर्नीचर होगा, मशीन होगा, तभी जा करके हम चीज़ों को उत्पादन करेंगे और उन्हें बेच सकेंगे और हम अपना जरूरी काम भी निपटा सकेंगे। तो ये सभी चीजें जो हैं वो क्या है? गैर चालू संपत्तियां हैं। अब इसको हम लोग जस्ट देखे हैं कि गैर चालू संपत्तियों को हम लोग दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे मूर्त संपत्तियां, जिनको हम लोग टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, और अमूर्त संपत्तियां, इंटेंजिबल एसेट्स। मूर्त संपत्तियां वे होती हैं जिन्हें देख या छुआ जा सकता है, जिन्हें देखा या छुआ जा सकता है, अर्थात जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उन्हें कहा जाता है टेंजिबल एसेट्स। जिसको देख सकते हैं, फर्नीचर देख सकते हैं हम, मशीन देख सकते हैं, बिल्डिंग को देख सकते हैं। तो इन सारे संपत्तियों को टेंजिबल एसेट्स के श्रेणी में रखा जाता है, मूर्त संपत्तियों के श्रेणी में रखा जाता है, which can be seen or touched and having physical existence, जिसका भौतिक अस्तित्व होता है। और intangible assets किसको कहते हैं? अमूर्त संपत्तियां किसे कहते हैं? जिन्हें देख या छू हम लोग नहीं सकते हैं और ना ही उनका कोई भौतिक अस्तित्व होता है, लेकिन उनका मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए गुडविल यानी ख्याति। किसी भी जैसे कि तुम्हारे सिल्ली में ही बहुत सारे या कोई ही कहीं पर भी बहुत सारे ऐसे व्यवसायी होते हैं जो नाम से ही जाने जाते हैं, और अगर उनका नाम ले लो तो बहुत लोग पहचान लेते हैं कि फलना व्यक्ति हैं, और दिमाग में एक जगह एक आ जाता है कि भाई
वो आदमी के यहाँ अच्छा माल मिलता है, अच्छा सामान मिलता है। तो ये उनकी ख्याति है जो वो कमाए हैं अपने व्यवहार से, अपने मेहनत से। तो ये देखा या छुआ नहीं जा सकता है, इसे महसूस किया जा सकता है। इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है। तो वो ख्याति जो है वो अमूर्त संपत्तियों की श्रेणी में आता है। वहीं पे कॉपीराइट या ट्रेडमार्क, ये सारे चीज जो हैं, कॉपीराइट वगैरह या ट्रेडमार्क वगैरह जो होते हैं, वे तुम किताब में भी देख सकते हो। कॉपीराइट और ट्रेडमार्क यूज किया जाता है कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यवसायी जब अपना प्रोडक्ट बनाता है, तो जैसे कि इसी किताब को कॉपीराइट जरूर किया गया होगा। कॉपीराइट कहने का मतलब है कि इसका कोई अन्य कोई भी व्यक्ति इसको पब्लिश नहीं कर सकता है, इसको प्रकाशित नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर कोई अन्य व्यक्ति इस किताब को प्रकाशित करेगा तो उसके खिलाफ जो एक्चुअल पब्लिशर है, जो इस किताब को बनाया है, वो इस पर केस कर सकता है और जो उसको नुकसान हुआ है उसको वो नुकसान उससे ले सकता है। उसी प्रकार ट्रेडमार्क होता है, बहुत सारी कंपनियों का ट्रेडमार्क हर प्रोडक्ट पे दिया रहता है। वो एक्चुअली उस सिंबल होता है कि ये फलना कंपनी का प्रोडक्ट है। तो ये सारी जो संपत्तियां हैं, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारे अमूर्त संपत्तियां होती हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन इनका मौद्रिक मूल्य अवश्य होता है और इन्हें महसूस किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग चालू संपत्तियों पे। चालू संपत्तियां किसे कहा जाता है? तो चालू संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से है जो पुनः विक्रय के लिए या अल्पावधि में रोकड़ में परिवर्तित करने के लिए रखी जाती है। यहाँ पे दिया हुआ है 12 माह के अंदर, मतलब वैसे सारी संपत्तियां जिनको विच कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कैश, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर जिसको हम लोग रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं, उन्हें चालू संपत्तियों की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें कैश में कन्वर्ट करने का मतलब जैसे कि जितना उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, प्राप्य बिल, स्टॉक जो होता है, देनदार मतलब डेटर्स, कैश, रोकड़ को कैश कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये जो एसेट्स हैं, जैसे डेटर्स हो गए, जैसे बिल रिसीवेबल हो गए, जैसे एक्रूड इनकम हो गए, ये सारे हमारे क्या होते हैं? चालू संपत्तियों की श्रेणी में आते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सभी चालू संपत्तियों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं? क्योंकि इनको कैश में परिवर्तित किया जा सकता है। जो हमारे बैंक में पैसा है वो भी चालू संपत्तियों की श्रेणी में आते हैं। अब आते हैं हम लोग तरल संपत्तियों पे। तरल संपत्तियां, लिक्विड एसेट्स। तरल संपत्तियों, चालू संपत्तियों से भी तेजी से कैश में परिवर्तित होते हैं। तो तरल संपत्तियों या चालू संपत्तियों, वे चालू संपत्तियां हैं जो या तो नगद रोकड़ के रूप में हैं या जिन्हें शीघ्र ही नगद में परिवर्तित किया जा सकता है। बहुत जल्दी जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में, उसको इतना जो पिछला दिया हुआ था करंट एसेट्स में 1 साल भी नहीं लगता, ये बहुत जल्दी कन्वर्ट होते हैं। 2 महीना, 3 महीना के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको कहा जाता है तरल संपत्ति। तो इसके भी कुछ उदाहरण है, जैसे कैश तो खुद ही कैश है। बैंक में जो बैलेंस है, अगर हम लोग बैंक में पैसा है, हमको उसको तुरंत निकाल सकते हैं एटीएम के मदद से या विथड्रॉ करके, तो वो भी कैश में परिवर्तित किया जा सकता है। उसी प्रकार शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हम कहीं पैसा लगा के रखे हैं किसी भी चीज में, उसको हम आसानी से बेच करके कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? तरल संपत्तियां, लिक्विड एसेट्स के श्रेणी में आते हैं, जिनको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं लिएबिलिटीज पे। लिएबिलिटीज क्या होता है? तो वो धन जो व्यावसायिक उपक्रम को दूसरे को देना है, दायित्व कहा जाता है। तो वैसे सभी चीज, ठीक है, वैसे
वो धन जो हम लोग कोई भी व्यावसायिक उपक्रम को किसी को देना होगा तो वो क्या कहलाता है, दायित्व कहलाता है। जैसे हम किसी से माल खरीदे हैं, उधार खरीदे हैं, तो उधार खरीदे हैं तो ये मेरा दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति को हम पैसा चुकाएं, तो वो क्या आ जाएगा, दायित्व की श्रेणी में आ जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण भी हैं, लेनदार हैं, देय बिल है, ऋण एवं अधिविकर्ष इत्यादि। इन सारी चीज़ों को आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे। इस जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, एक फार्मूला दिया हुआ है, इसको भी हम लोग आगे जा करके डिस्कस करेंगे। अब जो दायित्व है, दायित्व को दो भागों में बांटा जा सकता है, गैर चालू दायित्व या स्थायी दायित्व कह सकते हैं, और चालू दायित्व। ठीक है, नॉन करंट लिएबिलिटीज एंड करंट लिएबिलिटीज। सबसे पहले हम लोग जानेंगे गैर चालू या दीर्घकालीन दायित्व को क्या होते हैं। तो दीर्घकालीन या स्थायी दायित्वों से अभिप्राय ऐसे दायित्वों से है जिनका भुगतान एक लंबी अवधि के पश्चात होना होता है। ठीक है, जो हम लोग लंबे समय, मान लो कोई कुछ उधार होता है हमको तुरंत चुकाना होता है, और कुछ उधार होते हैं जो हम लंबे समय के उपरांत चुका सकते हैं। एक बैंक से लोन लिया और बैंक वाला बोला हमको कि अच्छा ठीक है भाई, आप लोन आप चुका सकते हैं 10 साल के बाद, तो वो क्या आ जाएगा, दीर्घकालीन दायित्व के श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमारे पास समय ज्यादा है। वहीं जिसका समय कम होता है वो अल्पकालीन दायित्व की श्रेणी में आता है। वैसे दायित्व जिनका भुगतान अल्पावधि में किया जाना होता है, साधारणतः 1 वर्ष के अंदर किया जाना होता है, वो अल्पकालीन दायित्व या चालू दायित्व की श्रेणी में आते हैं। इसके उदाहरण भी कुछ दिए हुए हैं, इसको नोट डाउन कर लेना तुम लोग। दायित्व के बाद हम लोग समझेंगे पूंजी। पूंजी क्या होता है? तो पूंजी क्या होता है ये जान लो। वह धनराशि या माल को पूंजी कहा जाता है जिसे व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है। ठीक है, जनरली लोग धनराशि का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ ही बहुत सारी संपत्तियां भी एक व्यवसाय में लगा सकता है। व्यवसाय के शुरू में हो सकता है कि वो कुछ फर्नीचर लेकर के आ गया, साथ में कैश लेकर के आया, तो पूरा के पूरा जो कैश हुआ प्लस जो फर्नीचर हो गया या माल कुछ लेकर के आ गया, तो वो सारे चीज जो हैं वो पूंजी की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, पूंजी को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थिर पूंजी किसे कहते हैं? तो स्थिर संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लगाई जाती है वह स्थिर पूंजी कहलाती है। हम लोग पूंजी में क्या होता है कि पूंजी का वह भाग जो हम लोग फिक्स एसेट्स में लगा देते हैं। फिक्स एसेट्स का उदाहरण हम लोग जानते हैं, कैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक है, व्हीकल वगैरह खरीद लिए, हम लोग गाड़ी वगैरह खरीद लिए, तो ये सभी फिक्स एसेट्स हैं। और उसमें अपना पूंजी का वह हिस्सा जो स्थायी संपत्तियों में लगा हुआ है, ठीक है, वो स्थिर पूंजी कहलाता है। ठीक है, उदाहरण भी दिया हुआ है, मशीनरी, संयंत्र का क्रय, भूमि का क्रय, भवन का क्रय। ठीक है, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? तो पूंजी का वह भाग जो व्यवसाय के दैनिक कार्यों में इस्तेमाल होता है कार्यशील पूंजी कहलाता है। दैनिक, हम लोग सारा पूंजी जो है वो व्यवसाय की संपत्तियों में नहीं लगा सकते, फिक्स एसेट्स खरीद में नहीं लगा सकते हैं। हम लोग को कुछ पैसा रखना होगा अपने पास, ताकि हम लोग जो डे टू डे एक्सपेंस है, जो दैनिक खर्चे हैं, जैसे कि स्टेशनरी हो गया, किसी को वेतन देना हो गया, ठीक है, किसी को किराया देना हो गया, तो ये सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो दैनिक खर्चे होते हैं। स्टेशनरी में हमको कागज कलम का जरूरत पड़ सकता है, किसी को हम लोगों को भेज सकते हैं कहीं पे, तो उसको फेयर देना होगा, हम लोगों को उसको भाड़ा देना होगा, रिफ्रेशमेंट कुछ खर्चा, वो खाएगा पिएगा उधर, तो उसमें कुछ खर्चा होगा। तो ये सारे चीज कहाँ आते हैं? कार्यशील पूंजी की श्रेणी में आते हैं। तो वही लिखा हुआ है, पूंजी का वह भाग जो व्यवसाय के दैनिक कार्यों में इस्तेमाल होता है उन्हें कार्यशील पूंजी कहा जाता है। जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी का भुगतान, किराया का भुगतान कार्यशील पूंजी से ही किया जाता है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा 3 टॉपिक हम लोग आज पढ़ लिए। आगे चल करके और हम लोग इसको बढ़ाएंगे। सभी लोग इसको नोट करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे, और सभी लोग जितने लोग नोट करेंगे वो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे कि भाई हमने नोट कर लिया है। ठीक है।